हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज आपका डे 12 है और मैं मानती हूँ कि अगर आपने बेटा डे 11 तक सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखा है, सारी वीडियोस को देखा है, तो आज का पेपर करने में आपको आसानी रहेगी। बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेटा पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ए आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट टू हार्ट। देखिए एक चीज बात याद रखिएगा बेटा, जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, किसकी? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा इसमें हम बेसिकली आपकी किसकी बात करते हैं? आर्टरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वेन्स के बारे में बात करते हैं और ब्लड के बारे में बात करते हैं। ये तीन चीज मिलके हमारी क्या बनाती हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स हमारी बनाती हैं, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बेटा? हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। क्यों बोलते हैं इसे पंपिंग ऑर्गन? ये इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन होता है, या हम कह सकते हैं पंपिंग होता है, क्योंकि पंप करके ये हार्ट बीट बनाता है। जब ये पंप करता है तो बेटा हमारी हार्ट बीट चलती है। और ये ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन होता है, क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या करता है, हार्ट हमारा जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारे सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं वहां तक भेजने का काम करता है। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स की चीजें होती हैं बेटा, वो सब होती हैं। अब हम थोड़ा सा बेटा आर्टरीज, वेन्स और ब्लड के बारे में समझ लेते हैं। आर्टरीज, वेन्स और ब्लड क्या है? देखिए आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज, देखिए हमारे दो तरह के ब्लड है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूँ, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूँ, तो यानी कि ऐसे ब्लड जिसके अंदर हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ये तो क्लियर है। अब आर्टरीज क्या करती हैं बेटा? आर्टरीज क्या करती हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज क्या करती हैं? जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये हार्ट से क्या करती हैं बेटा? हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं इस ब्लड को टू फुल बॉडी। यानी कि हम कह सकते हैं टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टिश्यूज तक, हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? आर्टरीज। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। वो ये पल्मोनरी आर्टरी इसके अपोजिट काम करती है। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट आता है बेटा वेन्स। वेन्स क्या करती हैं बेटा? वेन्स करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा हमारी बॉडी से लाके, ठीक है, वापस कहाँ पे देती हैं बेटा? हमारे लंग्स तक पहुंचाती हैं, या हम पहले कह सकते हैं पहले हार्ट तक पहुंचती हैं, देन हार्ट से हमारी लंग्स तक पहुंचती हैं फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो वेन्स का काम क्या है? वेन्स हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और वापस हार्ट को देती है, ठीक है। और एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसके अपोजिट काम करती है बेटा। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो अभी हम बस इतना समझेंगे, आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। वेन्स का काम क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हार्ट, बॉडी से हार्ट तक लेके आना, फिर हार्ट से बेटा वो लंग्स पे जाता है ताकि ब्लड का प्योरिफिकेशन हो सके। तो अब इन्होंने बोला है, अच्छा दूसरी चीज क्या होती है? याद रखेंगे बेटा, जो आर्टरीज होती हैं वहां पे क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, तो जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर, तो वहां पे प्रेशर हाई होता है। क्या होता है? प्रेशर हाई होता है।
तो प्रेशर हाई होने की वजह से इसकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। लेकिन जब वेन्स क्या करता है हमारी बॉडी से ब्लड लेके जाता है, तो वो धीरे धीरे करके लेके जा सकता है। तो इसलिए जो वॉल्स होती हैं वेन्स की वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। राइट। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए आर द ब्लड वेसल्स, ए हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं ऑल पार्ट्स टू हार्ट। अगर बेटा ऑल पार्ट से, हमारे बॉडी के पार्ट से हार्ट में आ रहा है, तो ये काम कौन करती हैं, वेन्स करती हैं। ठीक है। दिस ब्लड इज रीच इन, ये ब्लड हमारा किस में रीच होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका मतलब इसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। और these blood vessels have dash walls, और इन ब्लड वेसल्स की बेटा कैसी वॉल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स की बेटा थिन वॉल होती हैं, पतली वॉल होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो लो होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड थिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कुछ सब्सटेंस के वो दे रखे हैं ऑप्शन लाइक ए बी सी डी, और हमें ये बता रखा है इस क्वेश्चन में कि इस सब्सटेंस को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं। तो उसके स्टोरेज के बेसिस पे हमें पहचानना है कि वो कौन सा सब्सटेंस हो सकता है। तो बेटा आपको सबसे पहले बोला गया है केरोसिन। केरोसिन में हम क्या रखते हैं, तो बेटा याद रखिएगा ऑप्शन में सोडियम और फास्फोरस है। तो अगर मैं इन दोनों ऑप्शन में देखूं बेटा, जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये बेटा हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, बहुत मात्रा में आपकी क्या निकलती है, हीट एंड एनर्जी निकलती है। और ये जो हीट होती है बेटा इतनी होती है हीट एनर्जी कि एक छोटा सा एक्सप्लोजन ये कर सकती है। ठीक है। तो बेटा इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो सोडियम है, सोडियम को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट बोला क्या है कि अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस कट गए हैं, यहाँ पे आपका 2 नहीं है और 4 नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर है, अब इन्होंने बोला है बेटा ग्लास बॉटल, ग्लास बॉटल में क्या रखेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट या मरकरी। तो बेटा आपने देखा होगा जो हमारे थर्मामीटर्स आते थे, ठीक है, तो थर्मामीटर्स में जो हमारा वो सिल्वर सिल्वर कलर की चीज होती थी वो क्या होती थी, वो मरकरी होती थी, क्योंकि मरकरी क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है। इसलिए क्या होता है बेटा, मरकरी को हमेशा ग्लास की बॉटल में रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। फोस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, प्लास्टिक बॉटल में रखते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। X is a digestive juice in human beings which does not contain any enzymes. ये कहते हैं बेटा ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है ह्यूमन बींग्स के अंदर जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो बेटा आपको सभी को पता है कि स्लेवरी जूस के अंदर स्लेवरी अमाइलेज होता है। बेटा गैस्ट्रिक जूस भी में भी हमारे क्या होता है, रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है बेटा, पाचन में प्रोटीन में मदद करता है। बाय पैनक्रियाज में बेटा पैनक्रियाटिक हमारे एंजाइम होता है ठीक है। तो हमारा जिसमें एंजाइम नहीं होता वो होता है बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर बेटा हमारा कोई भी क्या बोलते हैं, एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सुनीता वांट्स टू बाय अ कंटेनर टू स्टोर मैंगो पिकल। देखिए मैंगो पिकल है यानी कि खट्टी चीज है, यानी कि एसिडिक चीज है, और आपको पता है बेटा कोई भी एसिडिक चीज जो होती है अगर हम उसे स्टील की चीज में रखते हैं तो वो और ज्यादा एसिडिक हो जाती है। ठीक है। तो बेटा हम हमेशा जो मैंगो पिकल्स या कोई भी तरह का पिकल होता है उसे हम किस में करते हैं, गिलास कंटेनर में स्टोर करते हैं, क्योंकि जो ग्लास होता है बेटा वो हमारा रिएक्ट नहीं करता। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और अडेप्टेशन फीचर ऑफ ट्रीज इन माउंटेन्स। बेटा माउंटेन्स में रहने वाले जो आपके ट्रीज होते हैं उनके लिए कौन कौन सा एडेप्टेशन फीचर होता है। देखिए लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स, लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स बेसिकली बेटा डिजर्ट के ट्रीज में या प्लांट्स में देखने को मिलता है। रीजन बीइंग क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। अगर हमारे जो रूट्स हैं ज्यादा नीचे तक जाएंगे तो वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। निडल लाइक लीव्स, बिल्कुल सही बात है बेटा। हमारे जो माउंटेन्स पे ट्रीज होते हैं वो निडल तरह की लीव्स होती हैं। उनकी रीजन भी कि जो माउंटेन्स पे बेटा जो बर्फ है वो उनके ऊपर क्या हो, आपके जब गिरेगी तो वो बेटा उसके ऊपर टिकी ना रहे, वो बेटा नीचे गिर जाए। इसी वजह से बेटा स्लोपिंग ब्रांचेस भी हमारे वहाँ पे जो माउंटेन के ट्रीज होते हैं उसमें होती है। वैक्सी थिंग स्टेम बेटा आपकी जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे वैक्सी थिंक स्टेम वहाँ होती है, जैसे कैक्टस वगैरह में होती है। या लीव्स विद द वैक्सी कोटिंग बेटा इन्हीं चीजों में देखने को मिलती है। वैक्सी कोटिंग का हमारा माउंटेन से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो ये तो बेटा सबको पता है कि शुगर का मिल्क में डिजोल्व होना इज अ फिजिकल चेंज। मिल्क का कर्ड में बनना, इट इज अ, बताइए मिल्क का कर्ड में बनना, इट इज अ बेटा केमिकल चेंज। ठीक है। अगर हमारा बेटा मिल्क, अच्छा एक चीज है यहाँ पे, देखिए दो चीज है, मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड। अगर हम कर्ड में से बटर मिल्क बना रहे हैं और या फिर हम मिल्क में से कॉटेज चीज बना रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क है। तो बटर क्या है बेटा, बटर इज अ फैट। बटर क्या है, फैट है। तो जब हम कर्ड में से बटर मिल्क बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर को और फैट को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो इट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन जब हम बेटा कॉटेज चीज बनाते हैं तो ये इसमें क्या होता है, कॉटेज चीज एक हमारा नया प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर हमारे जैसे लैक्टोबैसिस बैसिलियस होता है ना, कर्ड बनाने के लिए एंजाइम यूज होता है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जो क्या करता है, एक नई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज यहाँ पे नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो दिस इज अ केमिकल चेंज। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। इन ह्यूमन बींग्स फैटर्नल ट्विंस आर फॉर्म बाय। तो मैंने बेटा लास्ट क्लास में भी बताया था कि फैटर्नल ट्विंस कब बनते हैं, जब टू एग्स फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म। जब टू एग्स हमारे टू फर्टिलाइज होते हैं बेटा टू स्पर्म्स के द्वारा, तब हमारे क्या बनते हैं, फैटर्नल ट्विंस बनते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या है, टू एग्स फर्टिलाइज बाय टू स्पर्म्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, divers wear special suits and carry oxygen cylinder when they go for underwater diving। जो डाइवर्स होते हैं बेटा स्पेशल तरह के सूट्स पहनते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जब वो अंडर वाटर डाइविंग में जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, तो बेटा आपको पता है जब पानी के हम अंदर जाते चले जाएंगे तो वहां पे क्या है बेटा, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वहां पे स्विम करने के लिए बेटा स्पेशल सूट्स को बनवाया जाता है। रीजन क्या है, द प्रेशर जो होता है पानी के अंदर जाने से क्या हो जाता है, इंक्रीज। याद रखिएगा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं हमारे ऊपर जो बेटा प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, देखिए आइस हमारा पानी में बदल रहा है तो क्या होगा। अब मुझे ये बताइए आइस को बेटा पानी में बदलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हीट। किसकी जरूरत होती है, जब तक हीट नहीं मिलेगी जब तक वो पानी में बदलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो बेटा इसमें से हीट क्या हो रही है, ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, इसमें हीट ऐड हो रही है तभी तो वो पानी में तब्दील हो रहा है। तो इसमें क्या होगा बेटा, हीट इज एडेड टू द सिस्टम। हीट क्या होती है, सिस्टम के अंदर हमारी ऐड होती है। ठीक। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ, बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, यानी कि ऐसी मैग्नेट जो किससे बनाई गई है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाई है।
यानी कि ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाई गई है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाई गई है, तो ये मैग्नेट कब तक काम करेगी? ये तब तक ही तो काम करेगी जब तक इसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलनी बंद हो जाए तो क्या ये मैग्नेट की तरह काम करेगी? नहीं करेगी। इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ये कैसी मैग्नेट होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है। कैसी मैग्नेट होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है। नाउ अब क्वेश्चन है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है या वीक मैग्नेट? बेटा देखिए, क्योंकि ये मैग्नेट हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, तो यदि मैं इस मैग्नेट के अंदर करंट का फ्लो बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मेरा करंट का फ्लो बढ़ जाए तो क्या मेरा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन जाएगी? ठीक है, तो बेटा करंट का फ्लो हम अगर बढ़ा दें तो इसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह भी हम ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह ही ट्रीट की जाती है। तो इसका आंसर होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है और कैसी होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके फाइन। तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है हमें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बोला गया है। तो आप सभी को पता है बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर तो सबको पता है कहाँ पे यूज होता है। आपका कहाँ यूज होता है? रियर व्यू व्हीकल्स के अंदर बेटा आपका यूज होता है। ठीक है। और जो कॉनकेव मिरर होता है बेटा, वो कहाँ पे यूज होता है? वो आपका होता है टॉर्च लाइट्स के अंदर। तो देखते हैं क्या मेरे पास ऑप्शन है ऐसा कुछ। ए का फोर्थ, ओके, बी का क्या है? थर्ड। कॉनकेव लेंस हमारे कहाँ पे यूज होते हैं? नियर साइटेडनेस में। और सी का विकल्प बिल्कुल ठीक। डी का क्या है बेटा? आपके माइक्रोस्कोप्स। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लाइन डिपिक्टिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस? देखिए बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम बेटा वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन देखिए हमारे पास दो तरीके से बनता है। एक इस तरीके से, ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि हर अगर मेरा 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है तो दूसरे किलोमीटर में भी 1 किलोमीटर चलेगा, फिर तीसरे में भी, मतलब डिस्टेंस कैसा आ रहा है बेटा? यूनिफॉर्मली आ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बेटा मेरा किस केस में होगा? ये पैरेलल मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने क्या कर दी बेटा? पैरेलल एक्सिस बना दी। अब मुझे ये बताओ ये क्या बता रहा है? ये मुझे ये बता रहा है कि मेरा चाहे 1 मिनट हो तब भी डिस्टेंस 5 है, 2 मिनट हो तब भी डिस्टेंस 5 है, 3 मिनट पे भी डिस्टेंस 5 है, 4 मिनट पे भी डिस्टेंस 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी है? रेस्ट पे है, वो चल नहीं रही। अगर चल रही होती तो डिस्टेंस बढ़ता, लेकिन डिस्टेंस तो उतना की उतना है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा बॉडी नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी कैसी है मेरी? रेस्ट पे। कैसी है बॉडी? रेस्ट पे। यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे। चलिए, नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखिए एक चीज याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि हमारा कैसे होता है। देखिए अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक। अब अर्थ के चारों तरफ क्या करता है बेटा? मून इस तरीके से रोटेट करता है। मून बेटा इस तरीके से रोटेट करता है और यहाँ पे क्या होता है? सन। सन की रोशनी आती है, इसे इस तरीके से बेटा डायग्राम याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे क्या है? सन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मून बना दिया, ठीक है, ये मून है। अब ये क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के साथ इस तरीके से हमारा क्या करेगा? आपका बेटा इस तरीके से अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है, ये मून, ठीक। अब एक बात याद रखिएगा, जब अर्थ और सन के बीच में हमारा मून आता है, जब अर्थ और सन के बीच में क्या होता है बेटा? मून आता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? मून बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, यानी कि नो मून डे। यानी कि हम जिसे बोल सकते हैं न्यू मून डे। यहाँ पे क्या होता है? न्यू मून डे, यानी कि नया मून की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो सन की लाइट इसे नहीं मिलती है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, जो आती है वापस सन के पास चली जाती है, ठीक है। अब जब ये रोटेट करता करता बेटा क्या होता है? जब हमारा यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ पे बेटा कंप्लीटली उसे क्या मिलती है? सन की रोशनी मिलती है, और वो कंप्लीटली क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून डे, ठीक है। अब यहाँ से जब बेटा
प्रोसीड करता है सन मून, तो हमारे क्या होता है, फेसेस बढ़ने शुरू होते हैं, बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, यहाँ पे आके कंप्लीट मून बन जाता है। इसके बाद फुल मून डे के बाद हमारे जो साइज है मून का वो छोटा होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम करता है। तो हमारा न्यू मून डे कब होता है, जब हमारा मून अर्थ के और सन के बीच में होता है। तो क्या लिखा है, ऑन अ न्यू मून डे द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, सही बात है। फुल मून डे कब होता है, जब बेटा यहाँ पे आ जाता है। फुल मून डे कब होता है, जब सन की पूरी रोशनी इस पे पड़ जाती है और ये रिफ्लेक्ट करता है। तो अब मून हमारा कहाँ आ गया, अर्थ के पीछे आ गया। इसका मतलब क्या है कि अर्थ कहाँ है, बीच में, यानी कि फुल मून डे कब होता है, जब अर्थ हमारी सन और मून के बीच में होती है। तो बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इस डायग्राम को बेटा याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक फिश है लेक के अंदर, वो हमें बड़ी दिखाई देती है एंड रेस टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द शोर। मतलब क्या है, बड़ी दिखाई देती है और उठी हुई दिखाई देती है उस इंसान को जो शोर पे हमारा खड़ा हुआ है। तो इन्होंने रीजन क्या है कि जो लाइट रेज होती हैं जो मैन के पास पहुंच रही हैं फिश से वाटर, वो क्या है बेंड अवे हो जाती हैं नॉर्मल से, यानी कि जैसी हमें दिखती हैं वैसा नहीं होता। लाइट रे क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्रैक्ट होती हैं। इस रिफ्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, हमें चीज बड़ी दिखाई देती है और रेस्ड उठी हुई दिखाई देती है। तो बेटा ये दोनों ही ऑप्शन सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शेप ऑफ पैराशूट इज सच दैट इट एक्सपीरियंस डैश फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। ये कहते हैं जो पैराशूट की शेप है बेटा, इस तरीके से बनाई जाती है कि वो कैसा फ्रिक्शन करे, मैक्सिमम फ्रिक्शन। आप कहेंगे मैम मैक्सिमम फ्रिक्शन क्यों, मैक्सिमम फ्रिक्शन बेटा इसलिए कि जब हमारा पैराशूट नीचे की तरफ उतर रहा हो तो क्या होना चाहिए बेटा, अगर मान लो एयर ने फ्रिक्शन नहीं लगाया, एयर ने रोकने की कोशिश नहीं करी, तो ये पैराशूट क्या होगा, एकदम से गिर जाएगा और लोगों को क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। लेकिन जब एयर हमारा इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा, तो पैराशूट क्या करेगा बेटा, धीरे 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 हमारा नीचे आएगा। ठीक है, इसी को हम ड्रैग भी बोलते हैं। एयर फ्रिक्शन को ही क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। इसलिए जो शेप है पैराशूट की वो इस तरीके से बताई जाती है कि एयर से जो लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कैसा हो, मैक्सिमम हो। कैसा हो, मैक्सिमम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। गोल्ड स्मिथ ब्लोस ए जोन। बेटा याद रखिएगा जो गोल्ड स्मिथ होता है वो हमेशा आउटर जोन को करता है। इस ब्लो कौन सा, आउटर जोन। क्यों करता है आउटर जोन को, क्योंकि जो बेटा मेरा आउटर जोन होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। आउटर जोन कैसा होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है, और इनर जोन बेटा क्या होता है, सबसे ज्यादा ठंडा होता है। तो अगर एक गोल्ड स्मिथ को मेल्ट करना है गोल्ड को, तो वो कौन से जोन को फ्लेम करेगा, वो आउटर जोन को करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। क्योंकि और एक चीज याद रखिएगा बेटा, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होता है, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स आर सॉल्यूशन। तो यानी कि एक्स मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वाई से, ठीक है, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड, यानी कि जेड को नहीं कर पाया, यानी कि तो जेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्स से। मेटल वाई डिस्प्लेसेस मेटल डब्लू, यानी कि मेटल वाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, डब्लू से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाना है, तो हमारी रिएक्टिविटी क्या है बेटा, जेड एक्स वाई डब्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मिल्क इज रिच इन मैनी विटामिन एंड मिनरल्स एंड एक्सेप्ट। जो मिल्क होता है बेटा बहुत सारे जो मिनरल्स और विटामिन हैं उसमें रिच होता है। ठीक है, किसको छोड़ के, देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा, आयरन हमारे को बेटा ग्रीन वेजिटेबल से मिलती है, गुड़ से मिलता है, लेग्यूम से मिलता है। मिल्क से हमें आयरन नहीं मिलता और ना ही विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी बेटा हमें खट्टी चीजों से मिलता है, जैसे कि संतरा और नींबू, टमाटर, इन सब चीजों से हमारे क्या मिलता है, विटामिन सी। तो ये सब चीजें बेटा मिल्क में नहीं होती। फॉस्फोरस हमारे मिल्क में बेटा मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेल ऑर्गेनिल्स ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के सेल ऑर्गेनिल्स कौन से होंगे, पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। बेटा मैंने आपको बताया था सेल वॉल मेरी किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, तो ये हो नहीं सकता। सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा प्लास्टिड्स क्या करती हैं,
हमारी जो लीव्स होती हैं उसे कलर देने का काम करती हैं। तो प्लास्टिड्स किस में होती हैं? प्लांट सेल में होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगेन सेल वॉल मेरा क्या है बेटा? प्लांट्स में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा बेटा मेरे पास? बस ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉर्मोन्स फ्रॉम ए स्टिमुलेट्स बी टू रिलीज सी। देखिए एक ही हार्मोन है जो सबको ऑर्डर देता है, जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सबको बताता है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, किसको कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। तो ये तो पक्का है बेटा, ये तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब बात ये है कि फीमेल्स के अंदर पूछा गया है, तो बेटा फीमेल्स के अंदर क्या होता है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है बेटा, ओवरी को बोलता है कि आप कौन सा हार्मोन रिलीज करो? एस्ट्रोजन। कौन सा करो? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करो। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होता है? तो बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, बहुत बार बताया, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके क्या हो सकते हैं? मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ओपन एंडेड कह दो, डाइवर्जेंट क्वेश्चन कह दो, एक ही मतलब है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब तो कौन सा होगा बेटा? व्हाई आर स्टेम्स ऑफ कैक्टस? तो इसका क्या है? क्लोज। हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर है। व्हाई पोटैटो इज अ स्टेम? पर्टिकुलर आंसर है। डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट? पर्टिकुलर आंसर है। लेकिन जब हम इस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन देते हैं, तो व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो स्टेम? अगर स्टेम ही नहीं होगी तो क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर डाइवर्जेंट क्वेश्चन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड टू सेंसिटाइज द लर्नर्स रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन? बच्चों को बेटा वाटर कंजर्वेशन सिखाना है, तो उनको हम किस माध्यम से कर सकते हैं? कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए हेल्पफुल है? तो हम जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वही अच्छी होगी। और इन सब में बेटा सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किसमें कर रहा है? जब वो जाके नेबरहुड में क्या करेगा बेटा? कंडक्ट करेगा हमारा ऑडिट। तो उसे पता चलेगा कि वाटर हमारे लिए कितना यूजफुल है, क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा जब काम कर रही है मैग्नेट के साथ, तो उसने कुछ स्टेटमेंट रखे कॉपी में। नॉर्थ पोल मैग्नेट का ए दूर भाग रहा है बी से। तो जब बेटा दूर भाग रहा है तो उसने ये चीज ऑब्जर्व करी, उसने देखा कि जो नॉर्थ पोल है ए का वो दूर भाग रहा है बी से। तो ये क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। अब उसके बेसिस पे इसने रिजल्ट बताया कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से भागते हैं। तो मेरा ए क्या है? ऑब्जर्वेशन। और बी क्या है मेरा? इन्फरेंस। इसमें बेटा मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लर्नर के जो मिसकंसेप्शंस होते हैं साइंस टॉपिक के अंदर बेटा वो स्टेबल होते हैं और चेंज जल्दी से चेंज नहीं होते। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो लर्नर्स होते हैं उनके जो मिसकंसेप्शंस होते हैं साइंस टॉपिक्स को लेके वो स्टेबल होते हैं, जल्दी से हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जो बेटा ये आइडिया मिले होते हैं वो उनके एक से ज़्यादा साइंटिफिक कंसेप्ट के बेसिस पे होते हैं, जो वो अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनके बेसिस पे होती हैं। तो ये बेटा दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है? दोनों की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लॉ एंड थ्योरी पे क्वेश्चन है। मैं बार बार बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। लॉ क्या होता है? जनरलाइज स्टेटमेंट। थ्योरी क्या होती है? एक्सप्लेनेशन। लॉ आर जनरलाइजेशन एंड वाइल थ्योरीज आर द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंस? साइंस के बारे में कौन सी बात सही है? साइंस इज पार्सिमोनियस। बिल्कुल सही बात है बेटा। सिंपल आंसर प्रेफर करता है। पार्सिमोनियस मतलब सिंपल आंसर। ठीक है। साइंस प्रेफर करता है कि सिंपल आंसर्स हो। और स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? संदेह। यानी कि क्या साइंस कहता है कि हमें कोई भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना, हमें उस चीज को वेरीफाई करना है कि वो चीज सही है भी या नहीं है। जैसे कि अगर हमारी कोई दवाई आई है तो हम उसे सीधा यूज नहीं करेंगे, हम पहले उसे चेक करेंगे एनवायरमेंट में रख के कि क्या वो सच में यूजफुल है, क्या वो सच में इफेक्टिव है। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा फटाफट से। इन्होंने क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस? बेटा इनमें से कौन सी चीज है जो कि बच्चों के अंदर कंटेम्प्रेरी असेसमेंट की कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करती है? तो यह मेरा प्रोसेस स्किल्स जो होती है बेटा, हमारे जो फॉर्मल असेसमेंट है उसका जो है पार्ट होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू मेक साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव, अगर मुझे साइंस क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाना है तो टीचर्स क्या करेगी, वो इंक्लूसिव मतलब सारे बच्चे अपने हिसाब से काम कर सकें, यानी कि सेल्फ पेस लर्निंग अलाउ करेगी। ठीक है, बाकी तो बेटा नेगेटिव चीजें हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। अगर बेटा यूजफुल लग रही है आपको वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा डिजायरेबल है डेंसिटी और हैवीनेस के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। तो बेटा अगर मुझे कोई भी चीज बच्चों को एक्सप्लेन करनी है तो वो मैं कैसे करूंगी, एक्टिविटी के माध्यम से करूंगी, जिसमें बच्चा खुद से चीजें करके सीख रहा हो। तो एक्सप्लेनिंग, डिफाइनिंग नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हम नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है। और गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हैंडल वेरियस ऑब्जेक्ट, ये अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों को क्या करें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट दें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, मटेरियल के, जिससे कि वो चेक कर सकें कि हैवीनेस और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो दिस इज गाइस, दिस इज ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।